Clutch is a mechanical device which is used to connect or disconnect the source of power from the remaining parts of power transmission system. क्लच एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो कि किसी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में उसके सोर्स ऑफ पावर को उसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स से इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑटोमोटिव क्लच कैन परमिट द इंजन टू रन विदाउट ड्राइविंग द कार. और ये तब आवश्यक हो जाता है जब इंजन को स्टार्ट या स्टॉप करना हो या तो फिर हमें गियर को शिफ्ट करना होता है. इसे देखकर आपको दो बातें समझ में आ गई होंगी. एक कि क्लच हमेशा पेयर में होता है, एक सोर्स पावर सोर्स के साइड और दूसरा रिमेनिंग पार्ट्स के साइड. एंड दूसरा ये कि जो डिस्क होता है क्लच का वो हमेशा सॉलिड डिस्क ना होकर के हॉलो डिस्क होता है. ओके, और ये जो हॉलो डिस्क है इसी में इसका जो सरफेस है इसी पे पूरा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनल लाइनिंग पे पूरा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जिसकी वजह से इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है. तो यहाँ पे इस पूरे डिस्क में हम एक छोटा सा रिंग एज्यूम कर लेते हैं जो आपको डार्क से दिख रहा है. ये एक छोटा सा रिंग, एलिमेंटल रिंग हम एज्यूम कर लेते हैं जो कि सेंटर से एक्सिस से आर रेडियस पे है और उसकी थिकनेस डी आर है. तो इस रिंग का एलिमेंटल एरिया उसका सरकमफेरेंस इनटू उसके थिकनेस के बराबर होगा दिस. एंड इसके ऊपर जो एक्सियल फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो एक्सियल फोर्स लगेगा उसका वैल्यू, उसका मान इसके ऊपर जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एज्यूम कर लेते हैं P है इनटू उसके एलिमेंटल एरिया के बराबर होगा. तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू एलिमेंटल एरिया, ये P मैंने बस एज्यूम किया है. और ये P जो है मे भी कांस्टेंट हो सकता है, मे भी वेरिएबल हो सकता है. तो फिलहाल हम इसे वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं. एंड इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इस जब क्लच दोनों क्लच आपस में इंगेज होने की कोशिश करेंगे तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा जो कि उसके नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए. तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा इसके ऊपर जो लगने वाला एक्सियल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ही उसके नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. तो ऐसे में एक्सियल फोर्स इनटू म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये म्यू को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जब दोनों डिस्क जब आपस में इंगेज होंगे तो उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्सियल फोर्स इनटू म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. हमें लॉज ऑफ फ्रिक्शन से पता है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो कितना होता है, म्यू इनटू आर होता है. तो वो चीज़ हो जाएगी यहाँ पे. और इसके ऊपर यदि हम फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेट करना चाहें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इनटू उसके ऊपर उसका उस एक्सिस से जो पॉइंट रेडियस का जो डिस्टेंस होगा वो. तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू रेडियस. रिंग का तो हमने सब कुछ स्टडी कर लिया कि इसके ऊपर एरिया क्या होगा, इसका एक्सियल फोर्स क्या होगा, इसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इसका फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होगा. लेकिन हमें इस रिंग से नहीं, हमें मतलब है पूरे क्लच से, पूरे डिस्क से. तो हम पूरे डिस्क का जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसके लिए इसके पूरे पोर्शन को इंटीग्रेट करना होगा. और ये रिंग तो क्या कहते हैं, इस थिकनेस का हमने ज्यूम किया था तो हमें इसके इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, मतलब कि ये स्मॉल डी से लेकर के ग्रेटर डी तक के पूरे डायमीटर पे हमें इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा. तो यदि हम एक्सियल फोर्स को टोटल पूरे क्लच पे लगने वाला एक्सियल फोर्स फाइंड आउट करना चाहें जो हमें कितना ऑपरेट करने के लिए लगाना होगा, तो हम d/2 से लेकर के ग्रेटर d/2 तक, d/2 से लेकर के d/2 तक इंटीग्रेट करना होगा. इंटीग्रेट कर देंगे. और फॉर फ्रिक्शनल टॉर्क के लिए, जिसको हमने एमटी से रिप्रेजेंट किया है, इसके लिए क्या करना होगा, फ्रिक्शनल टॉर्क को d/2 से लेकर के d/2 तक इंटीग्रेट करना होगा. तो 2 पाई म्यू, चूंकि इसमें कांस्टेंट था तो इसे मैंने बाहर कर लिया. यहाँ पर भी आप 2 पाई को बाहर कर सकते हैं तो कर ही लेते हैं. 2 पाई d/2 पी आर डी आर. ओके, तो ये है टोटल ऑपरेटिंग फोर्स. एंड
फ्रिक्शनल टॉर्क। ओके, तो हमें क्लच के ये दो जनरल एक्सप्रेशन मिले, वन फॉर ऑपरेटिंग फोर्स एंड सेकंड फॉर फ्रिक्शनल टॉर्क। हम जब क्लच को डिजाइन करते हैं तो किसी क्लच की कितनी टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है, या तो फिर किसी टॉर्क को इंगेज डिसएंगेज करने के लिए हमें कितने ऑपरेटिंग फोर्स की आवश्यकता है, इनका कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज होती हैं। आइदर हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का इस्तेमाल करें या यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का। तो जिस इंस्टेंट पे हमें ये पता करना होता है, तो ये दोनों थ्योरीज दो अलग अलग एजम्पशंस पे टिकी होती हैं। पहली थ्योरी में एक एजम्पशन है, दूसरी थ्योरी में दूसरा एजम्पशन है। अब कौन सी थ्योरी कब यूज करना है ये हम इस पे आएंगे, बट उससे पहले हम इंडिविजुअली हर थ्योरी को स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि किस थ्योरी में क्या कहा गया और उस थ्योरी के हिसाब से हमारा ऑपरेटिंग फोर्स और फ्रिक्शनल टॉर्क या टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कितना आएगा। द एजम्पशन इन यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज प्रेशर इज कांस्टेंट इंटायर द सरफेस। पूरे सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो एक समान है। इस एजम्पशन के साथ हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी को अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स हमने जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर लिया था स्मॉल रिंग पे P, वो P जो है पूरे क्लच में यूनिफॉर्म रहेगा और ये वेरी नहीं करे। दैट मीन्स P इज कांस्टेंट। इस थ्योरी के हिसाब से P क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो दिस इज द हेडलाइन ऑफ दिस थ्योरी। ओके, अब यदि मेरा P कांस्टेंट है तो मेरे पास जनरल एक्सप्रेशन है दोनों का। ऑपरेटिंग फोर्स मुझे कितना लगाना है या तो फिर कोई क्लच कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा। तो यदि हम इस P को कांस्टेंट मान करके इसको सॉल्व करें या तो फिर यहाँ पर दोनों में पुट करके इसको सॉल्व करते हैं, तो P का एक वैल्यू आता है हमारे पास। आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो आ जाएगा, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, पाई P अपॉन 4 d² माइनस d², एंड mt का वैल्यू आता है मेरे पास पाई इंटू म्यू इंटू P अपॉन 12 dq माइनस dq। नाउ हम देख सकते हैं कि इन दोनों में P अभी भी है। इस P का वैल्यू हमें पता नहीं था, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइडिंग टू फ्रॉम 1, हम 2 को 1 से डिवाइड करें तो आपको फाइनली मिल जाएगा क्या, m2 इक्वल टू म्यू ग्रेटर P, ध्यान दीजिए ये ग्रेटर P है, dq माइनस dq बटा d² माइनस d²। तो ऑपरेटिंग फोर्स और उससे हमें कितना टॉर्क ट्रांसमिट होगा इस क्लच में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमें यह फाइनल एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। तो यह है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी जिसमें हम P को कांस्टेंट मानते हैं। बस ये याद रखना है आपको। इसमें इसकी खास बात क्या है, इसमें प्रेशर को हम यह मान के चलते हैं कि पूरे इंटायर सरफेस पे प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, और इसको मान करके जब आप इस अपने जनरल एक्सप्रेशन पे अप्लाई कीजिएगा, इन दोनों पे जब अप्लाई कीजिएगा तो आपको फाइनली एक्सप्रेशन, ये सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, तो ये आएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में मेरा एक्सप्रेशन जो है टॉर्क ट्रांसमिशन का और ऑपरेटिंग फोर्स का ये एक रिलेशन आता है। तो ये चीज़ है। नाउ सेकेंड हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में हम ये मान के चलते पूरे सरफेस पे
इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कांस्टेंट था, और हम यहाँ पे वियर को मान के चलते हैं कि पूरे सरफेस पे वियर कांस्टेंट है, और हमें पता है कि वियर का जो रिलेशन होता है, वियर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शनल वर्क के। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में हम यह मान के चलते हैं कि पूरे सरफेस पे जो है, एंटायर सरफेस पे वियर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हमें ये पता है कि वियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शनल वर्क डन, दैट इज P इंटू R। सो हम इस थ्योरम के आधार पे यह कह सकते हैं कि इसमें हम यह मान के चलते हैं कि P इंटू R का जो मल्टीप्लीकेशन है ये कांस्टेंट है। अब इस एक्सप्रेशन को लेकर के, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे रखिएगा, याद रखिएगा, इसमें इसका यूज करके हम इसको अपने जनरल एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, दैट इज इसमें PR का वैल्यू को कांस्टेंट मान लेंगे और इसमें एक PR को कांस्टेंट मान लेंगे, तो ये DR और ये RDR हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको कांस्टेंट मान करके, उस केस में तब जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा, दीज आर द टू इक्वेशंस। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के आधार पे यदि हम टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन ये है, और यदि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी को आधार मान के करते हैं तब मेरे पास एक्सप्रेशन ये आता है। अब सवाल ये है कि किस थ्योरी को हम अप्लाई कब करें। सो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के एजम्पशन के बेस पर जो हमें एक्सप्रेशन मिले हैं उसे हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम कुछ फाइनल कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। नंबर 1, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का इस्तेमाल केवल तभी किया जा सकता है जब फ्रिक्शन लाइनिंग बिल्कुल नया हो, जबकि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब मेरा फ्रिक्शन क्लच का फ्रिक्शन लाइनिंग जो है वो वर्न आउट हो चुका हो। तो नंबर 1 कंक्लूजन यही है कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का इस्तेमाल नए क्लच के लिए करते हैं, जबकि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का इस्तेमाल हम फ्रिक्शन लाइनिंग के वर्न आउट होने के बाद करते हैं। एंड फ्रिक्शन रेडियस ऑफ फॉर न्यू क्लच इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ वर्न आउट क्लचेज। फ्रिक्शन रेडियस जो है न्यू क्लच का वर्न आउट क्लच के कंपैरिजन में अधिक होता है। दैट मीन्स यदि फ्रिक्शन रेडियस अधिक है तो हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी होगा न्यू क्लच का वो ग्रेटर देन होगा, स्लाइटली मोर देन होगा वर्न आउट क्लचेज के। तो ये पॉइंट इसी से निकला है। सो न्यू क्लच इज फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी and worn out clutch is for uniform wear theory. Major portion of life of friction lining comes under the uniform wear criterion. जो क्लच है उसके लाइफ का एक बड़ा हिस्सा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के आधार पे कैलकुलेट होता है, और स्टार्टिंग में इनिशियल केस में हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। एंड it is more logical and safer to use uniform wear theory in design of clutches.